नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस चर्चा की शुरुआत करने के पहले एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी मैंने इस बात का विश्लेषण किया था कि एनडीए में सीटों का बंटवारा या यूं कहें कि जो सीटों का समीकरण है वो तो तय है, इसमें कहीं कोई तरह की बात नहीं है। उसी से जुड़े हुए आगे के चर्चा में मैं बताऊंगा खबरें अब ये आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर एक स्पीड ब्रेकर लग गया है। नीतीश की एंट्री के बाद क्या चिराग, मांझी, कुशवाहा पलटेंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी की चर्चा इस विश्लेषण के माध्यम से आप सभी से करने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के आने के पहले जो भी पहले से भाजपा के सहयोगी दल थे, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान और पशुपति पारस हो, यहाँ सभी को ये तय लग रहा था कि किसे कितनी सीटें मिलेगी और अचानक से इस गठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री हो जाती है। ऐसे में निश्चित तौर पे जो सहयोगी दल पहले से आए, कहीं न कहीं उनमें संशय की स्थिति बननी लाजमी है। ऐसे में एनडीए का क्या होगा, उसी को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बताया था आपको कि भाजपा 18 सीट पे लड़ेगी, जेडीयू को 10 से 12 सीट, चिराग पासवान को 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट, जीतन राम मांझी को 1 सीट और पशुपति कुमार पारस को 1 या 2 सीट। ये 40 सीटों का समीकरण था। अब जब मैंने ये बात कहा था तो आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि जब सीटों का समीकरण बैठ गया तो आखिर फिर विवाद क्यों उठ रहा है, या ये जो पार्टियां हैं ये क्यों बदलना चाह रही हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर इसमें कहीं किसी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। जो मैंने आपको बताया, सीटें लगभग वही मिलने जा रही हैं। उतने ही सीटों से ये पार्टियां चुनाव लड़ेगी। हाँ, 1-2 सीट निगोसिएशन में, या कोई ऐसे दल, जैसे कि आपको पता है मुकेश सहनी अभी किसी भी गठबंधन में नहीं है, विद्यापति चंद्रवंशी हो, पृथ्वी माली हो, अगर ये लोग जुड़ते हैं तो इनकी जो सीटें मिलेगी वो भाजपा अपने कोटे से देगी। ये मैंने आपको बताया था। अब पेंच कहाँ फंस रहा है? सीटें जो मैंने बताया है वो तो वैसे ही रहने वाली है, लेकिन कौन सी सीट पे कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और कौन सी सीट किस पार्टी को मिलेगी, पेंच अब यहाँ फंस रहा है। इसका एक सरल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हाजीपुर की सीट, आप सभी जानते हैं कि हाजीपुर की सीट को लेकर चिराग पासवान
और उनके चाचा पशुपति पारस लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, और ख़ास करके पारस तो लगातार कहते हैं और प्रमुखता से कहते हैं कि ये सीट हम क्यों छोड़ेंगे, ये मेरी सीट है। आपने देखा होगा चिराग पासवान के लिए भी उन्होंने कहा जमुई से भाग रहा है, उनके प्रवक्ता ने भी कहा कि जमुई से क्यों भाग रहा है, 2 बार जमुई से लड़ा है तो जमुई में लड़ना चाहिए। जबकि एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चिराग पासवान को हाजीपुर की जनता 78% पसंद करती है। वो इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, चूँकि वो रामविलास पासवान की कर्मभूमि है और चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो एक उत्तराधिकारी के तौर पे भी वहाँ की जनता ये चाहती है कि चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं साथियों कि चिराग पासवान जमुई में भी जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, 76% लोग जमुई में भी उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि चिराग पासवान जमुई की सीट छोड़कर भाग रहे हैं और हाजीपुर जाना चाहते हैं सेफ सीट की ओर, तो ये बिल्कुल गलत है। दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया है बहुत सारे सीटों पर, उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा आपसे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण है उन्हें समझने के लिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि चिराग पासवान जमुई छोड़कर भाग रहे हैं। आपने देखा होगा जब चिराग पासवान जमुई गए थे तो किस प्रकार से वहाँ की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया था, कैसे लोग रो रहे थे, और जिस प्रकार से चिराग पासवान ने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, जमुई मेरी कर्मभूमि है और मैं यहाँ से ताउम्र जुड़ा रहूँगा। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि चिराग पासवान इस बार का चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। और ये भी मैंने बताया था कि पशुपति पारस के बारे में ये कहा गया था, मैंने बोला था आपको कि भाजपा के ही प्रभारी जो हैं हाजीपुर के, उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को एक पत्र के माध्यम से ये बताया था कि पशुपति पारस अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे। तो सीटों का पेच जो फंस रहा है दोस्तों, वो इसलिए फंस रहा है क्योंकि एलजेपी जब एक थी तो 6 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसके बाद 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे। ऐसे में अभी की जो परिस्थिति है, चिराग पासवान को जितनी सीटें मिल रही है ये सब वही सीटें हैं जिस पे एलजेपी उस समय चुनाव लड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उन सीटों पर क्या चिराग पासवान को छोड़कर गए सांसदों को क्या वो टिकट देंगे, या अगर कोई अन्य दल आरएलजेपी की ही बात करें वो अगर टिकट देना चाहे तो वहाँ पे चिराग पासवान को ऑब्जेक्शन है। इन्हीं तरह की तमाम घटनाओं के चलते एक स्पीड ब्रेकर लग गया है। ये समीकरण
बैठा पाना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी सीट किस पार्टी को जाएगी। और प्रत्याशी की बात तो खैर बात की बात है, लेकिन चिराग पासवान ने यह स्पष्ट तौर पे क्लियर कर दिया है कि जो लोग उन्हें एक समय में धोखा देने का काम किया था, उन्हें वो किसी भी हाल में चुनाव अपनी पार्टी के सिंबल पर तो नहीं लड़ने देंगे। एक बात और भी आ रही है, अगर मान लीजिए नेगोशिएशन में कोई वैसी सीटें भी है, चर्चा ये भी चल रही थी कि पूर्णिया हो, सुपौल हो, जहानाबाद हो, वाल्मीकि नगर हो, इन तमाम तरह की सीटों को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान चाह रहे हैं कि वो सीटें भी उन्हें मिले। ऐसे में अगर कोई सीट एक्सचेंज होती है तो निश्चित तौर पे वो जदयू की सीट होगी, क्योंकि भाजपा की तो 17 से 18 जो सीटें हैं वो तो फिक्स है। और अगर कोई सीट चेंज होता है तो वो सीटें वैसी सीटें हैं जहां से जदयू ने चुनाव लड़ा था और जदयू के सांसद हैं। तो एक तरफ यहाँ पे नीतीश कुमार के आने से पेंच फंस रहा है, और दूसरी तरफ जो पूर्व में सांसद चुन के आए थे उनके चलते भी चिराग का स्टैंड क्लियर हो रहा है और वो पेंच फंस रहा है कि सीटें तो ये है उसके लिए लेकर के किसी भी दल को इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। जिन्हें जितनी सीटें कही गई वो सीटें उनको निश्चित तौर पे मिलेगी, और ये सारे पेंच फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की। तो जीतन राम मांझी को आप देख रहे हैं इधर लगातार वो बयान दे रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी को गया की सीट देने की चर्चा थी, जिसको मैंने बताया भी, और उन्हें एक सीट ही मिलेगी, लेकिन आखिर वो क्यों पेच फंसा रहे हैं? आपने देखा होगा पिछले समय भी जो राज्यसभा के 2 नॉमिनेट सदस्य हुए, भाजपा ने वहाँ से अपने कैंडिडेट को भेजा, तो उनकी भी डिमांड थी कि राज्यसभा जाएं, लेकिन क्या 4 विधायकों वाली पार्टी को भाजपा राज्यसभा भेज देती? और अगर उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलता तो निश्चित तौर पे उन्हें लोकसभा का टिकट कट जाता है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो दबाव की राजनीति वो करना चाह रहे हैं। वो अभी जो सरकार बनी है, लगातार आप देख रहे हैं कि उनका कम से कम 2 मंत्री होना चाहिए, 2 मंत्री होना चाहिए, ये बयान वो लगातार दे रहे हैं। एक तो वो है, दूसरा वो ये चाहते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि एक बार नीतीश कुमार ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, इस बार भाजपा के साथ रह के हमने उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनवा दिया, इससे कि मेरे ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज मैंने चुकता कर दिया। क्योंकि ये खबरें बराबर आई थी कि जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर भी मिला था महागठबंधन की ओर से। तो ये सारी बातें कहकर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि ये मांझी भी अच्छे से समझते हैं कि अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं, भाजपा के साथ अलायंस ख़त्म करते हैं, ऐसे में उनके लिए ही और मुसीबत आ जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि भाजपा की लहर चल रही है या राम लहर चल रही है या मोदी मैजिक चल रहा है, तो ऐसे में कोई भी दल इधर से उधर होना नहीं चाहता है। बात करें उपेंद्र कुशवाहा की,
तो उपेंद्र कुशवाहा की प्रायोरिटी सीट काराकाट है। पहले भी वो वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं। इसके अलावे भी कई सीटों पर उन्होंने दावेदारी की है, जिसमें सुपौल है, काराकाट है। काराकाट तो वो लड़ ही रहे हैं, सीतामढ़ी है, वाल्मीकि नगर है, जहानाबाद है और इस तरह की। लेकिन इसमें भी जो हमने बताया है कि 2 सीटें उन्हें मिलेगी, तो ज़्यादा संभावना उन्हीं 2 सीटों का, उसमें से सुपौल होगी दूसरी सीट या सीतामढ़ी होगी, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से उन्होंने रैली की थी सुपौल में, आप सभी को पता है कि पूर्व IRS बैजनाथ मेहता काफ़ी दिनों से वहाँ तैयारी कर रहे हैं। और सीतामढ़ी में चाहे माधव आनंद की बात हो, मदन चौधरी की बात हो, और भी कई नेता हैं। JDU के तो सुनील कुमार पिंटू का टिकट कटना तय है, ये तो पहले से क्लियर है। तो ऐसे में वहाँ पे उपापोह की स्थिति बनी हुई है कि कौन चुनाव लड़ेगा। ये सारे समीकरण अभी के समय में बनने की वजह से टेंशन बना हुआ है। और जहाँ ये कहा जा रहा था कि 22-24 तारीख तक सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा, इसी चलते देरी हो रही है और ऐसे में पेंच फंसा हुआ नज़र आ रहा है कि जिस पार्टी को जो सीटें मिलेगी वो कैसे चुनाव लड़ेगी और उसके अलावा कौन कैंडिडेट होगा, खास करके चिराग पासवान के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए संभावनाएं हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, काराकाट तो तय है, जबकि वहाँ पे भी JDU के सिटिंग सांसद है, और दूसरी सीट सुपौल हो, सीतामढ़ी हो, वाल्मीकि नगर, जो भी हो, इसमें से एक सीटें उन्हें बहुत मुश्किल से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पशुपति पारस की। अगर हाजीपुर से उन्हें हटाया जाता है तो वो क्या करेंगे? देखिए, समस्तीपुर एक सीट जो है जहां से प्रिंस पासवान चुनाव लड़े थे, उनकी भी सर्वे में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन पारस ये चाहते हैं कि प्रिंस समस्तीपुर से चुनाव लड़ें, जबकि चिराग पासवान दूसरी ओर समस्तीपुर अपने लिए चाह रहे हैं। वो हर एक वो सीट जहाँ से LJP एक थी, चुनाव लड़ी थी, हर सीट पे उन्होंने उंगली रखा हुआ है और ऐसे किसी भी कैंडिडेट को वो नहीं चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़े। लेकिन चूंकि हाजीपुर सीट अगर छोड़ते हैं, ऐसे कंडीशन में प्रिंस पासवान समस्तीपुर से लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो सीटों के निगोसिएशन की बात है, उसको मनाने के लिए पशुपति पारस को कहीं एक और दूसरी सीट देकर एडजस्ट किया जाने की संभावना बताई जा रही है। तो यही समीकरण अभी के समय में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा और फिर से कहता हूँ कि जो सीटों का बंटवारा हमने बताया है वो लगभग तय है, लेकिन कौन सी सीट किस पार्टी को मिलेगी, पेंच यहाँ फंस रहा है। देखते हैं इसमें क्या कुछ चेंज होता है, इस पे भी हमारी नज़रें रहेगी। अगले वीडियो में कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कौन से प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और किनका टिकट कटेगा, ऐसे कुछ सर्वे के रिपोर्ट आए हैं। उसके आधार पे उन सीटों का विश्लेषण करने के लिए आपसे मैं वापस जुड़ूंगा।
आप सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।